Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of November 2022. 2 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. साथ ही साथ जो लोग यूपीएससी 2023 देने वाले हैं या 2023 का प्रीलिम्स देने वाले हैं और अभी तक उन्होंने स्टैटिक नहीं पढ़ा है, तो हमारा स्टैटिक का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है ना. काफ़ी कुछ पार्ट उसमें कंप्लीट हो चुका है. अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं. नंबर ऑफ लेक्चर्स इतने हैं कि आप अभी भी कंप्लीट कर लेंगे कोर्स को. तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में कोर्स की लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है ना, आपको पुराने सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ. क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट से. तो ये हमारी टेम्स आईएएस की वेबसाइट है जो कि ऑलरेडी अपडेटेड रह रही है. कल हमने 1 तारीख का भी डाल दिया है और अभी मैं आज या कल मैं आपको अपने ऐप की भी लिंक दे दूंगा, जब ऐप में हम डेली इसके नोट्स जो हैं वो अपडेट कर दिया करेंगे. साथ ही साथ उसमें नोट्स के अलावा जितना भी करंट अफेयर्स है, GS 1, 2, 3, 4 का जो भी पार्ट हम बनाएंगे, स्टैटिक के कुछ PDFs बनाएंगे, वो सारे हम वहाँ पर अपलोड करते जाएंगे. आई होप यू पीपल विल गिव सपोर्ट टू दैट एज वेल. स्टार्ट करते हैं. देखो आज का क्वेश्चन सबसे पहला, 2 लिस्ट दी है, आपको मैच करना है. ठीक है ना, यू हैव टू मैच द 2 लिस्ट. पहला लिखा है, देखो यहाँ पे ए लिखा है विटिकल्चर, बी लिखा है वेजिकल्चर, सी लिखा है पिसिकल्चर एंड डी लिखा है ओलेरिकल्चर. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किसके साथ होगा. तो देखो मैं आपको एकदम बता दूं, जो मेरे को एग्जैक्टली मेरे को पता है मैं वो बता दूंगा. देखो ओलेरिकल्चर जो होता है वो वेजिटेबल फार्मिंग से होता है. ओलेरिकल्चर जो होता है वेजिटेबल फार्मिंग से, मतलब डी का तो 1 हो जाएगा. पिसिकल्चर फिशेस का होता है, मतलब सी का 2 हो जाएगा. तो अब देख लेते हैं ऐसा जिसमें डी का 1 हो और सी का 2 हो. वो एक ऑप्शन मिल गया अपने को. देखो यहाँ पे आपको बी मिल गया होगा. देखो यहाँ पे 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 मतलब कि क्या हो गया, विटिकल्चर जो हो गया वो ग्रेप्स का हो गया. विटिकल्चर विल बी फॉर ग्रेप्स. 4 देन वेजिकल्चर विल बी फॉर ट्री. तो वेजिकल्चर फॉरेस्ट ट्री, इट्स फॉर ट्री. कंफ्यूज हो सकते थे आप यहाँ पे, वेजी को वेजिटेबल से कंफ्यूज कर सकते थे. तो विटिकल्चर इज ग्रेप्स, वेजिकल्चर इज ट्री, पिसिकल्चर इज फिश एंड ओलेरिकल्चर इज वेजिटेबल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आपको समझ में आ गया होगा. लिख लीजिए अपने नोट्स में, ऐड कर लीजिए. दूसरा है द एल्केलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन टी. बी इज कॉफी, सी टी एंड कॉफी एंड डी लेमन वाटर. आपको बताना है किस में एल्केलॉइड कैफीन प्रेजेंट रहता है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वेरी इजी. आई होप आप अटेम्प्ट करेंगे अपने से. इसका आंसर है टी एंड कॉफी. द आंसर विल बी टी एंड कॉफी. तीसरा सवाल है ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ. ल्यूकेमिया एक तरीके का कैंसर है जिसमें एबनॉर्मल इंक्रीज होता है. किसका? बोन सेल्स का, प्लेटलेट्स का, रेड ब्लड सेल्स का या वाइट ब्लड सेल्स का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, आप लोग अटेम्प्ट जरूर करना, वाइट ब्लड सेल्स, है ना. याद रखिएगा वाइट ब्लड सेल्स का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इन द ल्यूकेमिया डिसीज. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. अब अगली जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फ्रंट पेज से, वो है मलिंग रिपोर्ट, मलिंग रिमोट वोट फैसिलिटी फॉर एनआरआईज, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को उसने बताया है कि वो एनआरआईज के लिए रिमोट वोटिंग फैसिलिटी, जैसे जिसको कि हम रिमोट वोटिंग फैसिलिटी अभी प्रेजेंटली जिसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एनआरआईज के लिए वो देने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एनआरआईज हैं, लैक्स ऑफ एनआरआईज आर देयर विच आर नॉट एबल टू वोट बिकॉज ऑफ द करंट फैसिलिटी. तो करंटली क्या चलता है, करंटली अगर आपको मैं बताऊं, एनआरआईज की वोटिंग करने के लिए उनको एक बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी उनके पासपोर्ट में मेंशन्ड है ना, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आना पड़ेगा. ठीक है ना. तो अभी जो प्रेजेंट प्रोसेस है वो ये है कि अभी उनको करंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आना पड़ेगा और देन आ करके उनको वोट करना पड़ेगा. ठीक है ना. लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ने बताया कि दे आर थिंकिंग ऑफ पोस्टल बैलेट फीचर. जो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी अवेलेबल है सोल्जर्स को, हु आर सर्विंग इन द फार फ्लंग एरियाज. जो सोल्जर्स फार फ्लंग एरियाज में सर्व कर रहे हैं, जो सोल्जर्स फार फ्लंग एरियाज में सर्व कर रहे हैं, बाहर सर्व कर रहे हैं, और उनके लिए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी दी जाती है. उनको पोस्टल बैलेट फैसिलिटी दी जाती है, जो कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से वहाँ वोटिंग करके यहाँ पे भेज देते हैं पोस्टल बैलेट के रूप में. ठीक है ना. तो यहाँ ये जो चीज़ है फैसिलिटी, केवल अभी तक जो आपके
सोल्जर्स हु आर सर्विंग इन द फार फ्लंग एरियाज उनको अवेलेबल है, ठीक है ना। अब ये फैसिलिटी किसको देने की बात की जा रही है? एनआरआईज को देने की बात की जा रही है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो उन दोनों में अंतर है, एक आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है एज एन इंडियन और एक आदमी अपने मन से बाहर रहने गया है, दोनों में अंतर है। लेकिन कोर्ट ने ये भी एक्नॉलेज किया कि बहुत सारे लेबरर्स हैं जो कि बार बार आ नहीं सकते और आकर के वोट नहीं कर सकते, इस कारण से उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये फैसिलिटी रहेगी। ये रहेगी, कुछ और माध्यम भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने सजेस्ट किया, जैसे कि कोर्ट ने सजेस्ट किया है अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को कि अटॉर्नी जनरल को उन्होंने बोला कि क्या गवर्नमेंट डिजिटल वोटिंग के ऑप्शंस नहीं एक्सप्लोर कर सकती है। तो यहाँ पे जो सजेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एक तरीके से सजेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज दैट देयर शुड बी अ डिजिटल वोटिंग मीडियम, और डिजिटल वोटिंग मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू ये प्रोसेस हो जानी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम पुट ऑन होल्ड। अब आपको पता होगा कि रिसेंटली जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 के कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट से बनी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है और बेसिकली कंपटीशन को मेंटेन करने का और मोनोपोली को ख़त्म करने का काम उसका है। उसने गूगल प्ले के ऊपर फ़ाइन लगाया था। पहला फ़ाइन 1300 करोड़ का लगा था, 1300 करोड़ का लगा था आसपास का, और दूसरा फ़ाइन जो लगा था 900 समथिंग करोड़ का लगा था, 900 प्लस करोड़ का लगा था, ठीक है ना। जो दूसरा फ़ाइन लगा था वो बेसिकली इसीलिए था क्योंकि उनकी जो बिलिंग सिस्टम थी वो बहुत ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक थी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि गूगल प्ले में जो भी बिलिंग होती है वो गूगल पे के माध्यम से करवाते हैं और बाकी जो यूपीआई उनको डाउन करके रखते हैं। तो गूगल पे को ही प्रमोट किया जाता है एंड बाकी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिए जाते। तो बेसिकली दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, और इसी कारण से गूगल प्ले की इस बिलिंग सिस्टम को मोनोपोलिस्टिक बोला गया और उसमें फिर 936 करोड़ का फाइन जो है वो लगाया गया प्ले स्टोर में इसके ऊपर। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी जो कि हुई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और अभी गूगल प्ले ने अपने बिलिंग सिस्टम को होल्ड पे रख दिया इन ऑर्डर टू गेट द सोल्यूशन ऑफ व्हाट हैज़ बीन द प्रॉब्लम, ठीक है ना। सैफरन फील्ड्स टर्न स्टेज फॉर टूरिस्ट शॉट्स। अब यहाँ पे आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर जो रीजन है वो अपने सैफरन के लिए काफ़ी फेमस है, और वहाँ पे एलिवेटेड टेबल लैंड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एलिवेटेड टेबल लैंड्स को क्या बोलते हैं, करेवाज। वी कॉल दैट एलिवेटेड टेबल लैंड एज करेवाज, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि करेवाज जो हैं वहाँ पर दे आर फेमस फॉर द एलिवेटेड टेबल लैंड्स एंड ऑल, दे आर फेमस फॉर द सैफरन कल्टिवेशन एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपको फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा देखो, करेवास जो थे वो बने कैसे थे, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी प्रोसेस बता सकूं तो लेट मी ट्राई दैट। कि करेवास जो क्या माना था, आप सबको पता होगा कि जैसे इंडिया की प्लेट थी यहाँ पे मूव कर रही थी, यहाँ पे यूरोपियन प्लेट थी, उसके बीच में एक सी था जिसको हम क्या बोलते हैं, टेथिस सी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि जो टेथिस सी है उसने कुछ रीजन ऑक्यूपाई कर रखा था, जम्मू कश्मीर ये वाला रीजन भी ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वहाँ से भी उसका पानी बहता था, ठीक है ना। अब हुआ क्या, वैली, अगर ऑब्वियस बात है जब वाटर कटिंग करेगा तो वैली बनाएगा, वैली के नीचे सपोज करो इस तरह से पानी बह रहा है, वैली से पानी बह रहा है वैली के थ्रू, ठीक है ना। तो उस समय का जो वाटर था ओल्ड, मतलब वो उसमें बहता था। अब वो बहते बहते जब धीरे धीरे क्या होता है, पानी अपना रास्ता चेंज करता है, लेकिन कुछ पानी एज अ लेक रह जाता है। जैसे आपने टार्न लेक का नाम भी सुना होगा, जैसे जैसे ग्लेशियर से बहते हैं ना, लास्ट में कुछ पानी उस वैली में, देखो वैली तो गड्ढा हो गया जब वैली में, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे तो पानी इकट्ठा भी होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ बहेगा, एंड फाइनली जब ये पानी यहाँ से खत्म होगा तो भी उसका रेमिनेंट वाटर रहेगा, ठीक है ना। अब रेमिनेंट वाटर जो रहेगा दैट विल एक्ट लाइक अ लेक, वो एक लेक की तरह काम करेगा, दैट विल एक्ट लाइक अ लेक। और यहाँ पे जब पहले पानी बह रहा होगा तो काफ़ी सारा यहाँ पे सेडिमेंटेशन भी हुआ होगा, तो बोथ सेडिमेंटेशन भी रहा होगा और लेक भी रहा होगा। तो इससे डिपॉजिट जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, लेक्स के कारण जो डिपॉजिट आता है उसको क्या बोलते हैं, लेकोस्टरीन डिपॉजिट। तो यहाँ पे मतलब कुल मिलाकर के लेकोस्टरीन डिपॉजिट आ गए होंगे, सेडिमेंट्स आ गए होंगे और लेक्स बन गई होंगी। और फाइनली जब वो लेक फाइनली जब वो लेक जाएगी इन द जब धूप और इन सब में इवेपोरेट हो जाएगी, लेक हट जाएगी पूरी तरीके से, तो बचेगा क्या, जो सेडिमेंटेशन रहेगा वो आपका अनकंसोलिडेटेड फॉर्म में रहेगा, दैट विल रिमेन इन द अनकंसोलिडेटेड फॉर्म, है ना। तो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स रहेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, करेवास बोलते हैं। वी कॉल देम दीज अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स इन द एलिवेटेड टेबललैंड्स एज करेवास। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि वॉलंटियर्स को, स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को रोप इन करके जो सैफरन हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जम्मू कश्मीर का वैली में, उसमें टूरिस्ट को इंक्रीज़ किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, टूरिज्म को बढ़ाया जाए। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन पेज आता है उसमें आया है द C295 एंड इंडियाज एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि C295 है क्या है। C295 MW एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, याद रखिएगा, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। 5 से 10 टन की कैपेसिटी रहती है इसकी, और पैरा ट्रूपर्स को कैरी करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और ऐसे एरियाज़ में यूज़ होगा ये, मतलब उन एरियाज़ में जाएगा जहाँ पे हैवियर जो एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं जा सकते, ठीक है ना। हैवियर एयरक्राफ्ट जहाँ नहीं जा सकते वहाँ पर ये मतलब अंडर सर्व्ड रीजन्स में ये जाने की वो रहेगा। एंड ये रिमूव करेगा जो एवरो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पास थे, 1960 में प्रोक्योर किए गए थे एयरफोर्स के द्वारा एवरो एयरक्राफ्ट। तो एवरो एयरक्राफ्ट को ये रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ फैक्ट, ये फैक्ट तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है कि ये जो प्लांट है कहाँ बना है, C295 का जो प्रोडक्शन प्लांट है ये बनाया गया है वडोदरा में। दिस प्लांट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन वडोदरा, ठीक है ना। एंड ये TASL के अंतर्गत बनाया गया है ना, टाटा सन्स लिमिटेड के अंतर्गत बनाया गया है TASL। तो ये आपको याद रखना, ये भी फैक्ट, ये भी कि TASL के अंतर्गत बनाया गया है। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो हम ये जो विद दिस प्रोक्योरमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब C295 के जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, इसके बाद इंडिया हैज़ बिकम 35th C295 ऑपरेटर वर्ल्ड वाइड C295 की का 35th ऑपरेटर इंडिया बन चुका है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इंडिया का जो सिविल एविएशन सिस्टम है, याद रखिएगा सिविल एविएशन, सिविल की बात चल रही है, ये इट इज़ मच मोर देन डिफेंस, है ना। तो याद रखिए सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग जो फुटप्रिंट है इंडिया का वो ज़्यादा है दैन डिफेंस। डिफेंस से ज़्यादा हमारा सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग है। और इंडिया में चाहे वो बोइंग हो चाहे एयरबस हो, वो बहुत सारी सोर्सिंग करते हैं फ्रॉम इंडिया फॉर देयर सिविल प्रोग्राम्स। तो बोइंग भी और एयरबस ये सारे जो हैं अपने सिविल प्रोग्राम्स के लिए, सिविल एविएशन के लिए इंडिया से बहुत सारी प्रोक्योरिंग करते हैं, या बहुत सारा चीज़ें इंडिया से लेते हैं, सोर्स करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे यहाँ फैसिलिटी है नरेंद्र मोदी जी ने ले डाउन की है, फाउंडेशन स्टोन C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कहाँ पे, वडोदरा में। और ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, TASL के अंतर्गत बनाया गया है। और ये जो सेटअप किया गया है, ये सेटअप किया गया है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस प्लस TASL। तो एयरबस भी इसमें इंक्लूडेड है, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस प्लस TASL, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। अब इंडियन कंपनीज चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, दे हैव स्टेडीली एक्सपैंडेड देयर फुटप्रिंट इन द ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ मेजर डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जो हमारा सिविल एविएशन का फुटप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ मच मोर दैन द डिफेंस फुटप्रिंट एज वेल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका क्या बेनिफिट है। तो मैं आपको बताऊँ, जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगी C295 की, तो इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल एरोस्पेस इकोसिस्टम है वो इम्प्रूव होगा पूरी कंट्री का। जो इंडस्ट्रियल एरोस्पेस इकोसिस्टम है प्राइवेट, वो भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरोस्पेस इकोसिस्टम वो इम्प्रूव होगा। एंड बेंगलुरु और हैदराबाद तो ऑलरेडी डेवलप्ड थे, लेकिन अब वडोदरा भी डेवलप होगा जैसे इस चक्कर में। और लगभग जॉब्स 15,000 स्किल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स विल बी क्रिएटेड। एरोस्पेस इकोसिस्टम में लगभग 15,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो लगभग क्रिएट होंगी बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी इन वडोदरा। तो होप यू गॉट क्लैरिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़, डिफेंस के लिए पर्पज से भी, सिविल पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। पेनलाइजिंग डॉक्टर्स विल हेल्प प्रिवेंट 2 फिंगर टेस्ट ऑन रेप विक्टिम्स। एक्टिविस्ट ने कहा है कि जो भी लोग, कल सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि एक अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 फिंगर टेस्ट बिल्कुल प्रोहिबिटेड रहेगा और जो इसको करेगा वो पेनलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे वही जी डॉक्टर्स ने बोली कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर्स को पेनलाइज किया जाए, तभी ये 2 फिंगर टेस्ट जो रहेगा ये बंद होगा एक तरीके से। तो एनी पर्सन कंडक्टिंग द रिग्रेसिव इन्वेजिव 2 फिंगर टेस्ट और 3 फिंगर वेजिनल टेस्ट ऑन रेप और सेक्शुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स विल बी फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑलरेडी कहा था कि जो लोग ऐसा करेंगे वो मिसकंडक्ट के गिल्टी माने जाएंगे एंड दे कैन बी पनिश्ड एज वेल। तो पनिशमेंट उनको दी जा सकती है। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। एट SCO मीट जयशंकर टारगेट्स BRI। अब यहाँ पे SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की, विच वॉज होस्टेड बाय चाइना
चाइना के प्रीमियर ली के कियांग ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे इंडिया ने क्लियर कट बोला है कि देखो चाइना शुड रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, है ना, चाइना शुड रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जैसे कि इंपॉर्टेंट उसका BRI इनिशिएटिव जो है, बेल्ट एंड रोड, वो इंडिया के ही जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है, जो POK वाला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, वहाँ से निकलता है ना। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इसको हमने मना भी किया है कि हमारा रीजन है वो, और ये चीज़ें चाइना जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो इंडिया हैज़ वेरी वोकली हैज़ रेज दिस इशू। इसी कारण से जो उनका कम्युनिक निकला है लास्ट में, फाइनल्स में लिखा गया कि ऑल द कंट्रीज़, उसमें नाम सारी कंट्रीज़ के लिखे हैं SCO के, लेकिन इंडिया का नाम नहीं लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि ऑल द कंट्रीज डैश 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 एंड डैश एक्सेप्ट इंडिया आर अलाइंड टुवर्ड्स द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम लिख के उन्होंने इंडिया का नाम बस हटाया है, बाकी सबको लिखा है कि बाकी सब खुश हैं, ठीक है ना। इंडिया ने, आप लोग को पता होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करने से मना कर दिया था, बिकॉज इट पासेस थ्रू आवर ओन रीजन, जो हमारी टेरिटरी है, और POK के नाम से समझ आनी जाती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में, जहाँ पे कश्मीर का वो हिस्सा जहाँ पे पाकिस्तान घुसा आया है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन इंडिया ने भी उसके अल्टरनेट ढूंढ लिए थे, और शाहिद बेहस्ती, याद रखिएगा, शाहिद बेहस्ती टर्मिनल जो है चाबहार पोर्ट पे डेवलप कर रहा है। शाहिद बेहस्ती टर्मिनल चाबहार पोर्ट पे बना रहा है। और ये आपका जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, INSTC है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, उसको डेवलप कर रहा है एज एन अल्टरनेटिव टू द BRI एंड अदर ट्रांजिट रूट्स। तो दूसरे रूट्स का अल्टरनेटिव के रूप में INSTC हो गया अपना, और आपका ये शाहिद बेहस्ती और चाबहार ये वाला रूट हो गया। तो ये हमने एज एन अल्टरनेटिव डेवलप किया है टू द पाकिस्तान एंड चाइना रूट्स एंड ऑल, BRI रूट्स, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आपको मैं अगर INSTC यानी कि जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसका एक बार लिंक दिखाऊं, तो आप देखो कि ये कनेक्ट करता है मुंबई, जैसे मुंबई को यहाँ पे कनेक्ट कर देता है सीधे आपके यहाँ पे कौन से पार्ट से, रशिया वाले पार्ट से, ठीक है ना। इट कैन कनेक्ट द मुंबई वाला पोर्शन विद रशिया वाला पोर्शन। लेट मी करेक्ट द मैप एज वेल। ये जो मैप है इसको करेक्ट कर लेने दो, ये पूरा अपना ही है ना। ये साले इंटरनेशनल कम्युनिटी वाले क्या करते हैं ना, ये अपना, ये हमारे मैप को, और पता नहीं क्यों मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि इंडिया क्यों इसका अपोज नहीं करता है वर्ल्ड के फोरम्स में जा करके, है ना। बाकी सब कंट्रीज तो अपना करते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं? तो वी शुड ऑल्सो डू दैट, है ना। हम अपने आप को पूरा जो हमारा पार्ट है पूरा वो ले, उनसे हक से कह के ले ले, है ना, है कि नहीं? आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं? तो कह के लेने वाली बात होनी चाहिए ऐसी चीज़ों में, और पता नहीं क्यों हम किस चीज़ का वेट करें। तो यहाँ पे याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो रशिया हो गया आपका, ये हो गया, और यहाँ पे ये अजरबैजान इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है, और यहाँ पे ईरान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, और फिर यहाँ पे इंडिया मुंबई वाला पार्ट रहेगा। तो आप देखिए रशिया से लेकर के पूरा आपका ये वाले पोर्शन तक सब कुछ कनेक्टेड रहेगा बिकॉज ऑफ दिस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगली न्यूज़ है वो है यहाँ पे गिरिधर अरमाने टेक्स चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी। तो बस आप ये फैक्ट लिख लीजिए, 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं गिरिधर अरमाने, एंड ही हैज़ टेकन द चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी। तो दैट इज अ थिंग, फैक्चुअल न्यूज़ आइटम फॉर यू ऑल। अगली न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वेजिव ट्री स्प्रेडिंग इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो आपका यहाँ पे नीलगिरी वाला जो रीजन है, वहाँ पे एक इन्वेजिव ट्री स्पीशीज जिसका नाम है सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, याद रखिएगा, सेना SENNA, सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है, ये आपको लिखा भी हुआ है। इट्स एन एक्जॉटिक ट्री जो कि 800 से 1200 हेक्टेयर जो बफर जोन है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का इन द नीलगिरी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये काफ़ी इन्वेजिव स्पीशीज, बहुत फास्ट ग्रो करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतना ऑक्यूपाई कर लोगे तो दूसरे प्लांट्स को सांस लेने की जगह नहीं रहेगी। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑर्नामेंटल स्पीशीज, एंड इसको फायरवुड के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम South and Central America as a ornamental species for use as firewood, and याद रखिएगा it is highly invasive and especially in the Sigur plateau region, जो कि आप काफ़ी बफर जोन के रूप में एंड कोर रीजन भी काफ़ी इंक्लूड करता है ऑफ द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो वहाँ पे ये है।
नेटिव स्पीशीज ऑब्वियसली बात है इसके कारण हिट होंगी। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि एक तो एक बातचीत चल रही है तमिलनाडु पेपर्स लिमिटेड के न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड के साथ कि जो इसकी वुड है उसका यूज़ किया जाए, सिन्ना स्पेक्टेबिलिस का यूज़ किया जाए फॉर पेपर मेकिंग, ताकि मतलब जो पेपर मेकिंग के लिए यूज़ करें और जो उससे जो फंड मिले उससे फिर इको रिस्टोरेशन किया जाए दोबारा से इसका, यहाँ इस रीजन का, ठीक है ना। इसके अलावा लैंटेना कमारा भी एक और मेजर वीड है यहाँ पे जो कि थ्रेट पोज करती है बायोडाइवर्सिटी इन द कोर एंड बफर जोन ऑफ दिस टाइगर रिजर्व। लैंटेना कमारा याद रखेगा, लैंटेना कमारा भी एक अदर वीड है जो कि थ्रेट पोज करती है टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन। एंड सेन्ना स्पेक्टेबिलिस हो गया, लैंटेना कमारा हो गया, दे आर अमंग द 5 मेजर इन्वेजिव वीड्स, है ना। तो चाहे लैंटेना कमारा हो चाहे सेन्ना स्पेक्टेबिलिस हो, तो टॉप 5 मेजर इन्वेजिव वीड्स एंड ट्रीज में ये आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वैटल भी एक इन्वेजिव स्पीशीज है। वैटल WATTLE, वैटल इज अनदर मेजर इन्वेजिव स्पीशीज जो कि आपको याद रखनी है। एंड ऑथर ने कहा है कि यूकेलिप्टस और पाइन इतना जल्दी ग्रो नहीं करते, इस कारण से उनको कंट्रोल करना ईजी रहता है, बट ये वैटल, सेना स्पेक्टेबिलिस और आपका तीसरा दिस लैंटेना कमारा, दे आर वेरी हार्ड टू मतलब स्टॉप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे अगली न्यूज़, यहाँ पे आपको ब्रेवरमैन टर्म्स माइग्रेंट क्रॉसिंग चैनल इन्वेजन। अब ये सुएला ब्रेवरमैन, आपको पता होगा कि हम ब्रिटेन की मैंने अपना हमारी बोल दिया, ब्रिटेन की इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो कि जिन्होंने कि भी रिसेंटली बोला कि जो लोग इंग्लिश चैनल क्रॉस करके आ रहे हैं मतलब कि वो एक इन्वेजन है। तो अब ब्रेवरमैन ने क्या बोला क्या नहीं बोला उससे अपने को मतलब नहीं है। थोड़ा सा हम इंग्लिश चैनल देख लेते हैं मैप में। तो अगर आप इंग्लिश चैनल देखें, इंग्लिश चैनल आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज इंग्लिश चैनल, दिख रहा है बड़े बड़े अक्षरों में। इंग्लिश चैनल के नीचे जो आपको कंट्री दिख रही है, देखो साउथ में, यह फ्रांस है, दिस इज फ्रांस, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये भी लिख लो, तो ये आपकी फ्रांस हो गया, दिस इज फ्रांस, ये आपका पेरिस हो गया, और ये सब आपको होगा। यहाँ पे एक कंट्री, यहाँ पे बेल्जियम भी है जो कि है, तो लेकिन यहाँ मेन फ्रांस याद रखेगा। इंग्लिश चैनल में एक मेन कंट्री साउथ में फ्रांस याद रखेगा, और यहाँ पर आपको यहाँ पे चैनल आइलैंड्स भी दिख रहे होंगे, चैनल आइलैंड्स हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे आपको ऊपर इंग्लैंड दिख रहा है, ऊपर इज इंग्लैंड, ठीक है ना। तो नीचे फ्रांस है, ऊपर इंग्लैंड है, दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंग्लिश चैनल से कनेक्ट होता है यहाँ पे आपका इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर आपको मिलेगा। द इंग्लिश चैनल इज हेयर, द नॉर्थ सी इज हेयर, यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर दिख रहा होगा, है ना, द स्ट्रेट ऑफ डोवर इज देयर, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल के जो मतलब इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सेल्टिक सी आपको दिख रहा होगा, दिस इज सेल्टिक सी वाला रीजन। ये आपको थोड़ा कुछ फैक्ट्स जो है मैंने बता दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और पोर्ट्समाउथ, ब्रिस्टन और प्लेमाउथ करके जो जगहें हैं इंग्लैंड की, यूके की, वो आपको इंग्लिश चैनल पे मिलेंगी। और इधर साइड आपका चरबर्ग हो गया, चैनल आइलैंड हो गए, और ये सारे पार्ट्स आपके फ्रांस के मिलेंगे आपको इंग्लिश चैनल पे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब देखो श्रीलंका की हालत तो ख़राब है ही, श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है, और श्रीलंका में आप सबको पता है ड्रग शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे में कि वो दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसीज उस पर डिपेंड हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका। और यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक फैसिलिटी है, एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी, इसको आप लोग लिख लो, यूपीएससी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है कि एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी भी रिसेंटली न्यूज़ में थी, किसकी है, तो याद रखिएगा ये IMF की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है, एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी याद रखिएगा। एंड श्रीलंका को मतलब श्रीलंका थॉट दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट वुड गेट थ्रू दिस एंड ऑल, बट नॉर्मली आपको ये चीज़ फैक्ट लिख लेना है अपने पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी के बारे में, ठीक है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर। लेट्स कम टू द एडिटोरियल पार्ट। जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, द ट्रूथ अबाउट इंडियन स्टोरी। अब यहाँ पे ऑथर ने बात किया कि जो इंडिया की करेंसी है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है, बिल्कुल सही बात है, करेंसी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। तो आप कैसे लिखोगे इसको? सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स करके लिख लो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन ये आपका 2022 आपका चल रहा है नवंबर का, तो वहाँ पे क्या चल रही है। तो पहला तो आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रही है, करेंसी वीकन हो रही है। दूसरा आपका एक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग। और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स एंड ऑल, ठीक है ना।
ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम ऑथर ने हाईलाइट की वो है इन्वेस्टमेंट्स का ना होना। द इन्वेस्टमेंट्स आर डिक्रीजिंग नाउ। तो इन्वेस्टमेंट्स अगर डिक्रीज होंगे दैट शोज दैट की जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है आपकी इकोनॉमी में, वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इज अ फैक्ट विच शोज दैट देयर इज अ डिक्रीज इन ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपको समझने वाली बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ कही कि एक और मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज वरिंग। अनएम्प्लॉयमेंट, तो फिफ्थ प्रॉब्लम क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वरिंग एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि 15 से 24 साल के जो लोग जॉब चाहते हैं वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे, है ना। तो 15 से 24 साल के जो लोग हैं उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो दैट इज़ वेरी हाई, 28.3% के आसपास यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब 15 से 24 साल के जो लोग जॉब चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, पैसे के कमाना चाहते हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। और ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 7.8% के आसपास है, विच इज़ रियली वरिंग, विच इज़ वेरी मच, है ना। इसके अलावा ऑथर ने कुछ और चीज़ें बोली कि ग्रोथ स्टोरी वैसे हमारी मिक्स रही है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा नुकसान में रहे। 1991 के बाद हमने रिबाउंड किया था। 2006-7-8 वाले पीरियड में हमारी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ भी हमने देखी है, 4 के बाद से जो पीरियड था 8-9 वाला। लेकिन दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम धीरे धीरे 2016 के बाद डिक्रीज़ होने लगे। मतलब मोस्ट ऑफ द इकॉनमीज जहाँ पे वो कोविड टाइम के बाद डिक्रीज़ हुई है, हम कोविड टाइम के पहले से ही डिक्रीज़ होना शुरू हो गए। और 2016 में जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया था, वो एक हमारा एक ऐसा पॉइंट था जिसमें हमने शायद गलत कर दिया। वी हैड टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। ये ऑथर का व्यू है, हो सकता है आप, मैं या कोई भी दूसरा इंसान इस व्यू से एग्री ना करे। आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट द ऑथर इज सेइंग, एंड इसीलिए मैंने आपको उस क्रम में ही लिखाया। जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको लिखवा दी पहले। अब आप धीरे धीरे ये जो कुछ पॉइंट्स है वो नोट अगर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं कि मेजर प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। 2016 से जब डीमोनेटाइजेशन हमने किया, उसके पहले भी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो चुका था, आपका इन्वेस्टमेंट घटता जा रहा था, स्पेशली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम आ रहा था। दैट इज अनदर वरिंग फैक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि हमने कुछ अच्छी चीज़ें भी की। अच्छी चीज़ों में कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि हमको पता था जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ उनको बंद करना है, इसलिए हमने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लाया। कब लेकर के आए, 2016 में हम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेकर के आए, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है, दिस वॉज अ गुड स्टेप। इसके अलावा लेकिन हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया तो वो वहाँ पर गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि इकॉनमी को अगर हमको बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमको रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जा करके हमारी कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ेगी। एंड इन्वेस्टमेंट रेट जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, दैट इज़ अ फैक्ट विच इज़ देयर। ऑथर ने उसी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। एंड वी नीड अ पॉलिसी शिफ्ट, अ पॉलिसी फोकस ऑन दीज पार्ट्स। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम टैलेंट को एक्विजिशन कर सकें, टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें और उसमें इन्वेस्ट कर सकें, ताकि उसकी और कैपेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सके। जो सेकंड आर्टिकल है वो है वीकेस्ट लिंक इन द एयर पोल्यूशन फाइट। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने कही कि देखो एयर पोल्यूशन की फाइट अगर हम देखें तो उसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है ना। एयर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट्स में है और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ जो आपका यूनियन टेरिटरीज़ में है, पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ यूनियन टेरिटरीज़ में है। सबसे ज़्यादा इनका रोल क्या रहता है, इनका रोल है टू रेगुलेट एमिशन फ्रॉम पॉइंट सोर्सेज, जैसे कि इंडस्ट्रियल पावर प्लांट हो गए, इन सब जगह जो पॉइंट सोर्सेज हैं, जो दिखने वाले सोर्सेज हैं कि जो पोल्यूट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको उनसे पोल्यूशन को कम करवाना है, ठीक है ना। एंड इनको अभी रिसेंटली इनकी और मतलब वो बढ़ाते हुए, इनका टास्क और बढ़ाते हुए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भी इनको पावर दे दी गई। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको पावर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर भी दे दी गई है। एंड स्पेंडिंग फिनेंस कमीशन ग्रांट फॉर एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो फिनेंस कमीशन का जो ग्रांट मिलता है उसको खर्च करने की पावर भी इन्हीं को दे दी गई है। तो कुल मिला करके अगर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तब आप एयर पोल्यूशन को ये नहीं मान, मतलब तब आप समझ लीजिए कि आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा अगर आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। अब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो फॉर्मेशन है वो 1974 के वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत हुआ है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो फॉर्मेशन है वो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत हुआ है। फिर 1981 में जब एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया 1981 का, उसमें फिर इसमें एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी इसके मैंडेट में डाल दिया गया।
तो मैंडेट में तो डाल दिया गया लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई गई। सिंपल सी प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम ये थी कि 1974 के बाद जब 1981 में एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट आया तो 81 में उसका मैंडेट तो बढ़ाया गया, मैंडेट बढ़ाया पर उसकी कैपेसिटी उतनी ही रह गई, द कैपेसिटी वॉज स्टैग्नेंट। तो ऑब्वियसली बात है काम बढ़ेगा और लोग आपके नहीं बढ़ाए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पहले तो कंपोजिशन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिखते जाइए चीज, द मेजर प्रॉब्लम इज कंपोजिशन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्यों? क्योंकि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें लिखा है कि एक्सपर्टीज, मतलब अगर आप उस कंपोजिशन को पूरा समझें, सारे स्टेक होल्डर्स को देखें तो यू विल अंडरस्टैंड दैट द एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल इज मिसिंग। बहुत सारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे मतलब जितने मतलब कम से कम 2 मेंबर एक्सपर्ट होने चाहिए वो भी नहीं है, उन्होंने वो भी नहीं लिए, एक्सपर्ट मेंबर्स भी नहीं लिए हैं। तो ओवर 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स अक्रॉस 10 एसपीसीबीज एंड पीसीसी आर बेसिकली मतलब वो हैं मेंबर्स जो पोटेंशियल पोल्यूटर्स हैं, ठीक है ना। तो स्टेक होल्डर्स आप इंक्लूड करिए लेकिन आपको वो इंक्लूड करने चाहिए थे मेजरली जो एक्सपर्ट्स भी हों एयर पोल्यूशन कंट्रोल के। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कंपोजिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो साइंटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, एकेडमिक्स, ये सब लोग होने चाहिए लेकिन आज अगर बोर्ड मेंबर्स देखें तो केवल 7% बोर्ड मेंबर ही ऐसे हैं जो साइंटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और एकेडमिक्स का कंस्टिट्यूट करते हैं। तो फिर मतलब आप एक तरीके से होलिस्टिक व्यू ही नहीं है आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ठीक है ना। और जो जिस लेवल का एयर पोल्यूशन इंडिया में है उसके लिए हमको बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज चाहिए टू टैकल इट, मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज चाहिए टू टैकल इट। इसके अलावा जो सेक्रेटरी और चेयरमैन है, मतलब मेंबर सेक्रेटरी और चेयरमैन, उनका टेन्योर बहुत बड़ा नहीं होता है और फुल टाइम टेन्योर नहीं होता, दे डू नॉट एंजॉय लॉन्ग एंड फुल टाइम टेन्योर। बहुत सारे स्टेट्स में तो कई बार ऐसा होता है कि एडिशनल चार्ज के रूप में दे दिया जाता है। बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि वो 15 दिन, 20 दिन, 18 दिन, जैसे कई बार चेयरपर्सन 18 दिन के टेन्योर में भी आए हैं। तो 18 दिन या 20 दिन का जब टेन्योर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, या फिर मल्टीपल रोल अगर वो कर रहे होंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू फुल्ली गिव देयर टाइम टू दिस, है ना, फुल्ली अपना डेडिकेट नहीं कर पाएंगे और या तो बहुत जल्दी मूव कर जाएंगे तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, ठीक है ना। इसके अलावा जो स्टाफ है अंडर स्टाफ, मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर अंडर स्टाफ। कम से कम 40% की ओवरऑल वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है पूरे इसमें, ठीक है ना। लगभग बिहार में तो ये वैकेंसी बढ़ जाती है 75% और कई जगहों पे वैकेंसी जो झारखंड में 84% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी में फिर काम कौन कर रहा है वहाँ पे। तो जब तक आप एसेंशियल कैपेसिटी, एसेंशियल कैपेबिलिटी, एसेंशियल एक्सपर्टीज़, एसेंशियल विजन नहीं प्रोवाइड करोगे रेगुलेटर्स को, तब तक वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी इंश्योर करना तब तक इम्पॉसिबल होगा। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 2 editorials as well. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.